अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सोमवार देर रात्रि को लक्ष्मणगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने कोविड-19 भर्ती वार्ड का निरीक्षण कर सीएससी प्रभारी डॉक्टर ओपी मीणा से आवश्यक जानकारी ली। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती वार्ड व साफ सफाई का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में एक भी कोविड का मरीज भर्ती नहीं पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। बाद में जिला कलेक्टर ने कोरोना मरीजों के हर घर सर्वे का रिकॉर्ड मांगने पर किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर सीएससी प्रभारी को जमकर फटकारा। हमारे सूचना क्या फालतू में टालने की बात कर रहे हो? और क्या कर रहे हो? आपको पता ही नहीं, आप तो टाल रहे हो। ये टाल नहीं रहे, हम कह रहे हैं, आप नहीं बताइए, छोड़िए आप। हमने सर आरआर की टीम रखी ब्लॉक से तीन कंपाउंडर दे रखे। सर्वे कितना हो गया? और एक ये अरे आप अपनी सीएससी बताइए, सर्वे कितना हुआ? आपके एरिया की बात करता हूँ, कितना सर्वे हो गया? आपको क्या पता है फिर? सर मैं सीएससी देखता हूँ। सीएससी देखते हो, आपके ब्लॉक की ये भी देखोगे आप? क्या बात करो सर? बिल्कुल देखेंगे, चक्कर तो है, चक्कर तो ब्लॉक से में सर देखते हैं। अरे ऐसे नहीं देखते, फालतू की बातें नहीं करते। ब्लॉक कैसे देखेगा? आपको आप देखोगे, पीएचसी का पीएचसी देखेगा। अभी देखते हैं आपने कितने मरीजों को फोन किया, अभी देखते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? 24 घंटे काम करते हैं सर, 24 घंटे यहाँ पे। आपको रिजाइन करने के लिए कौन मना कराया आपको? किसने मना किया? किसको धमकी दे रहे हो? धमकी के बाद 24 घंटे में काम कर रहा हूँ, फिर भी आप ये कह रहे हो, ये नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा। ब्लॉक से क्या काम है सर? आपका काम जो आप करें, आप करिए, ठीक है ना? साथ ही वहां मौजूद आरसीएचओ को कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया। बाद में जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। वे उपखंड अधिकारी को ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैंने यहाँ देखा, यहाँ अच्छी सीएससी है, पर यहाँ अभी पेशेंट्स हमारे नहीं हैं। डॉक्टर साहिबान लगातार पेशेंट्स को टालने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी जानकारी की एक्चुअली भाई लाइन लिस्ट आपकी कहाँ है एक्चुअली, जिससे हम पेशेंट्स को फोन करके वेरीफाई कर सकें जी, वो नहीं है। हर घर सर्वे की कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि सीएससी पर सीरियसली काम नहीं हो रहा है। मैंने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि वो उचित कार्रवाई करके मुझे बताएं। अलवर जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने कोरोना गाइडलाइंस में लॉकडाउन पीरियड में चोरी छिपे शराब बेच रहे एक शराब ठेके को 7 दिन के लिए सीज कर दिया है। उपखंड अधिकारी योगेश डागुर ने बताया कि राज्य सरकार में कोरोना की गाइडलाइन जारी है, जिसमें आबकारी की जितनी भी दुकानें हैं उनका समय सुबह 11 बजे तक का खोलने का है और इस समय निर्धारित में ही दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ शराब ठेकेदार चोरी छुपे शराब बेच रहे हैं। इस पर रैकी कराई गई और बोगस ग्राहक तैयार कर दशहरा मैदान के पास स्थित अशोक कुमार गुप्ता की शराब की दुकान पर भेजा गया। वहां पीछे के गेट से उसे शराब दे दी गई। शराब लेने के बाद नगर परिषद आयुक्त व शिवाजी पार्क थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ठेकेदार को पीछे से शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिस पर दुकान को 7 दिन के लिए सीज कर दिया गया। इसके अलावा आबकारी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अलग से कार्यवाही भी की गई। उपखंड अधिकारी ने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में शराब ठेकेदारों को चाहिए कि वह कानून का उल्लंघन न करें। अगर हम जिंदा रहेंगे तो व्यापार तो बाद में भी कर सकेंगे। उन्होंने सभी दुकानदारों और शराब ठेकेदारों से आग्रह किया है कि वह कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करें। शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने 3 मई को और 10 मई को 2 अलग अलग गाइडलाइन जारी की थी। साथ ही कमिश्नर आबकारी ने भी निर्देश जारी किए थे कि शराब की दुकानें निर्धारित समय 11 बजे तक खुलेंगी। हमें सूचना मिल रही थी कि कुछ शहर की कुछ दुकानें निर्धारित समय के पश्चात भी चोरी छुपे बैक डोर से शराब का बेचान कर रही हैं। हमने रैकी कराई, एक डमी ग्राहक बना करके आज यहाँ दशहरा मैदान में अशोक कुमार गुप्ता लाइसेंसी की दुकान पर भेजा। हमारे डमी ग्राहक को पीछे के गेट से शराब सप्लाई की गई, हमने खरीदी। तत्पश्चात हमने जेईटी के रूम में हमारे थानाधिकारी राजेश जी शिवाजी पार्क, तहसीलदार कमल पचौरी जी और कमिश्नर और हम सब ने जेईटी के रूम में कार्रवाई की है। इस दुकान को आगामी 7 दिनों के लिए सीज़ किया है और आबकारी को निर्देशित किया है। जिला आबकारी अधिकारी महोदय भी अपनी टीम लेके आए हैं। वो जो आबकारी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है उसमें वो अलग कार्रवाई करेंगे।
और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में हमने इसको 7 दिन के लिए सीज़ किया है। और मैं जितने भी शराब विक्रेता हैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना संक्रमण में लोग हमारे परिवार उजड़ रहे हैं, घर की घर जा रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है, इसलिए ऐसी लापरवाही नहीं करें। ये व्यापार है, कोरोना से जब हम जीत जाएंगे तो व्यापार बाद में भी किया जा सकता है। तो मेरी अपील है कि इस प्रकार जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें, अनावश्यक उसका उल्लंघन नहीं करें। आगे यदि हमें कोई और भी सूचना मिलती है तो इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र के गांव फूड़ा में आपसी विवाद के चलते रात्रि में हुई फायरिंग में मेहंदीपुर बालाजी के पाडली गांव निवासी शिंबू दयाल मीणा की गोली लगने से मौत हो गई। दोनों पक्ष पड़ोसी बताए जा रहे हैं, जिनके बीच पेड़ काटने के दौरान बिजली के तार टूटने से दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सुबह मामला शांत हो गया था, लेकिन देर रात करीब 1 बजे एक पक्ष ने घर पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से घायल शिंबू दयाल को मुंडावर ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घायल को अस्पताल पहुंचाया। आज सुबह सीओ राजगढ़ अंजलि जोरवाल की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पीड़ित परिवार के किंदूरी लाल ने पड़ोसी संतोष मीणा व मोनू मीणा सहित करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1:30 पे मेरे मोबाइल पे नंबर मतलब इन्होंने अभद्र तरीका से गाड़ी क्लोज काटी, बाहर निकल तो उसको गोली से मार देंगे। तो मैं जैसे ही गेट के सामने आया, इन्होंने फायरिंग की तो मेरे गेट के फुट्टे टूट गए। मैं तो साइड में हो गया, हम फिर भीतर घुस गए। फिर हमने क्या है, पुलिस कंट्रोल रूम पे मेरी बच्ची ने टेलीफोन कर दिया, वहाँ से पुलिस भेज के मारे। फिर पुलिस उनको टेलीफोन कर दिया, जब वो वहाँ से आ गए, वो आके उतरे। वैसे ही इन्होंने तो ये तो लैस थे बिल्कुल, वो तो उतरे, पूछी भैया क्या बात है, दोनों को नहीं। इन्होंने तो फायरिंग करते हुए मोनू संतोष की मम्मी ये सब एक फुट हो के मकान पे थे, इन्होंने गोली चलाई धुआंधार। फायरिंग कितनी की है? 2 बार की? 2 बार की है, 1 बार तो चूक गए, हम तो सब ठाड़े थे। जब दोबारा ये तो छोरा उल्टे मैंने की फायरिंग ऊपर कर रहा है, कांपड़े ऊपर कर रहा है ये। अच्छा। जो छोरो उल्ट को जब मैंने की ना कांपड़े ऊपर कर दी, इसको लेके हॉस्पिटल मंडार पहुंचे तो डॉक्टरों ने वहाँ इसको मृत घोषित कर दिया। सूचना मिली थी रात को, तो उसमें इनके आपस में कोई पेड़ था, पेड़ के नीचे लाइट जा रही थी, लाइट की लाइन थी जी। उस पेड़ को जैसे ही काटा तो उसको आपस में इनकी लाइन में कोई फॉल्ट वगैरह आ गया था जी। तो उसकी कहा सुनी उलाना देने ये लोग गए थे, तो उस पक्ष ने जो सामने वाला था उन्होंने फायरिंग वगैरह कर दी। और इनके परिवार के लोग थे, इधर दौसा इलाके में मीना से, वहाँ के लोग आए थे। समझाइश वगैरह भी होगी थी दिन में, लेकिन रात को उस पक्ष ने फायरिंग कर दी तो एक की गोली लगी, उसकी डेथ। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा तिलवाड़ रोड के समीप एक युवक हाई टेंशन लाइन पर चढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए पीछे से आए परिजनों ने शोर मचाया, जिसे सुनकर राहगीर और आसपास के लोग जमा हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस चौकी अलावड़ा को सूचित किया। इस पर एएसआई मोहनलाल, कांस्टेबल बुगल और दिनेश मौके पर पहुंचे। युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक और ऊपर चढ़ने लगा। ऐसे में कांस्टेबल दिनेश मीणा ने जान की परवाह किए बगैर आनन फानन में ऊपर चढ़कर एक अन्य युवक की सहायता से उस युवक को नीचे उतारा। एएसआई मोहन सिंह ने बताया कि 19 वर्षीय आकाश पुत्र बलवंत को परिजनों द्वारा पशुओं को पानी नहीं पिलाने की बात पर डांटा था। इस पर युवक को यह कदम उठाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और रामगढ़ थाने में ले जाकर उसे 151 में बंद किया गया है। चौके अलावड़ा पर सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति अलावड़ा गांव से तिलवाड़ को जाने वाले रोड पर बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर व्यक्ति के परिजन व गांव के आसपास के काफी लोग एकत्रित मिले। हमारे पुलिस जवान दिनेश की मदद से व अन्य व्यक्तियों की मदद से उसे समझाइश कर नीचे उतारा गया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित 2DG दवा को लेकर बहुत ही अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए 42% मरीजों को 2DG दवा की 2 खुराक देने के बाद ही ऑक्सीजन सपोर्ट से हटा लिया गया है और उनमें सुधार देखने को मिला है। देश में जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को लेकर DRDO की 2DG दवा गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोविड-19 की दूसरी लहर से देश में जारी संघर्ष के बीच DRDO की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप सोमवार को जारी कर दी गई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ इसे जारी करते हुए कहा कि 2DG दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीज पर 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है 2DG दवा। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह दवा कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा कि यह देश के वैज्ञानिक कौशल का अनुपम उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समय थकने और आराम करने का नहीं है, क्योंकि इस महामारी के स्वरूप को लेकर कुछ भी निश्चित जानकारी नहीं है। DRDO की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें ना तो थकना है और ना ही आराम करना है, क्योंकि यह लहर दूसरी बार आई है और इसे लेकर कुछ निश्चित जानकारी नहीं है। हमें बहुत सावधानी से कदम आगे बढ़ाने होंगे। उन्होंने कहा कि चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति का मामला हो या ICU बिस्तरों या तरल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात हो, सरकार ने पूरी स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हो चुके चिकित्सकों को स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मोर्चे पर लगाया गया है। सेवा के बाद भी इस अभियान से जुड़े चिकित्सकों की दिल से सराहना करता हूं। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सशस्त्र बलों की ओर से कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में किए जा रहे योगदान की चर्चा की और कहा कि इसके बावजूद सीमाओं पर उनके क्रियाकलापों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन सब मुसीबतों के बीच हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सीमाओं पर हमारी तैयारियों पर कोई असर ना पड़े, हमारे बलों के जज्बे में कहीं भी कोई कमी ना आए। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जीत हमारी होगी। रक्षा मंत्रालय ने 8 मई को एक बयान में कहा था कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG के क्लिनिकल परीक्षण में पता चला है कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही इस दवा से मरीज जल्दी ठीक होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि इस दवा के उपयोग से सामान्य अवधि के मुकाबले मरीज 2 से 2.5 दिन पहले ठीक होने लगे हैं। कोविड रोगियों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 40% कम होगी। पाउडर के रूप में उपलब्ध होने से लोगों को आसानी भी होगी, वह इसे पानी में घोलकर आसानी से पी सकेंगे। देश में जारी कोरोना संकट के बीच इलाज के दौरान संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगाई जा रही है। ICMR और एम्स ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी कर ली है। मालूम हो कि पिछले साल से ही प्लाज्मा थेरेपी मरीजों को दी जा रही थी। अप्रैल महीने में शुरू हुई दूसरी लहर के दौरान इसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार प्लाज्मा थेरेपी के असरदार नहीं होने की बात कहते आए हैं। ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को प्रबंधन दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। ICMR ने नई गाइडलाइंस में कोविड मरीजों के इलाज को 3 भागों में बांटा है। इसमें हल्के लक्षण वाले मरीज, मध्यम लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले मरीज शामिल हैं। हल्के लक्षण वाले मरीज को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि मध्यम और गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को क्रमशः कोविड वार्ड में भर्ती और ICU में भर्ती करने के लिए कहा गया है। उधर देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 27 दिनों के बाद सबसे कम 2,81,386 नए मामले सोमवार को सामने आए थे, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर देश में 2,49,65,463 हो गई है। संक्रमण से 4106 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,74,390 तक पहुंच गई है। देश में अभी 35,16,997 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 14.9% है। पिछले दिनों हुई कोविड-19 संबंधी ICMR नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में सभी सदस्य इस पक्ष में थे कि कोविड-19 के वयस्क मरीजों के उपचार
प्रबंधन संबंधी चिकित्सा दिशा निर्देशों से प्लाज्मा पद्धति के इस्तेमाल को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रभावी नहीं है और कई मामलों में इसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है। अभी तक की गाइडलाइन लक्षणों की शुरुआत होने के 7 दिन के अंदर बीमारी के मध्यम स्तर के शुरुआती चरण में और जरूरतें पूरा करने वाला प्लाज्मा दाता मौजूद होने की स्थिति में प्लाज्मा पद्धति के इस्तेमाल की अनुमति थी। प्लाज्मा थेरेपी को गाइडलाइन से हटाने संबंधी विमर्श ऐसे समय में हुआ जब कुछ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को पत्र लिखकर देश में कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के अतार्किक और गैर वैज्ञानिक उपयोग को लेकर आगाह किया था। पत्र आईसीएमआर प्रमुख बलराम भार्गव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को भेजा गया था, जिससे जन स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवरों ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी पर मौजूदा दिशा निर्देश मौजूदा साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। कोरोना काल के शुरुआत से ही सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग न सिर्फ उनकी तारीफ करते थक रहे हैं और बल्कि लोग उन्हें मसीहा भी बुलाने लगे हैं। चाहे हम कोरोना की पहली लहर की बात करें या फिर दूसरी लहर की, सोनू सूद लगातार जरूरतमंदों के घरों तक मदद पहुंचाकर उनकी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए न सिर्फ उन्होंने अपनी पूरी टीम तैयार की है, बल्कि खुद भी वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। जहां एक तरफ अब लोग मदद के लिए प्रशासन से पहले सोनू सूद का दरवाजा खटखटाते हैं, वहीं पहली बार ऐसा हुआ जब सोनू सूद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि डीएम ने खड़े किए हैं, जिसका सोनू सूद ने पूरे सबूत के साथ जवाब दिया है। सोनू सूद के नाम से चल रहा फर्जी कोरोना दान अभियान, कहीं आप भी तो नहीं हुए इसके शिकार? उड़ीसा के गंजाम जिले के डीएम ने जब सोनू सूद का ट्वीट देखा तो उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस पर सवाल उठाए और लिखा कि हमें सोनू सूद या सोनू सूद फाउंडेशन की तरफ से किसी ने भी संपर्क नहीं किया। जिस पेशेंट का जिक्र इस ट्वीट में किया गया है वो होम आइसोलेशन में है और स्टेबल है। बेड का कोई इश्यू नहीं है। ब्रह्मपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसे मॉनिटर कर रही है। इस पर सोनू सूद ने भी जवाब दिया। डीएम द्वारा उठाए गए इस सवाल का सोनू सूद ने पूरे सबूतों के साथ जवाब दिया और लिखा कि सर, हमने ये कभी नहीं क्लेम किया कि हमने आपको अप्रोच किया है। हमें ज़रूरतमंद ने अप्रोच किया था और हमने उसके लिए बेड अरेंज किया। उसके साथ ही सोनू सूद ने उस ज़रूरतमंद की व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और लिखा कि मैं आपके रेस्पॉन्स के लिए ये अटैच कर रहा हूँ। आपका ऑफिस बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप इसे डबल चेक करा सकते हैं कि हमने भी इस शख्स की मदद की है। आपको इस शख्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डायरेक्ट मैसेज कर दी गई हैं। अरब सागर से आए चक्रवाती तूफान ताउते के कारण समुद्र में अनियंत्रित होकर बहे एक बजरे पर सवार 146 लोगों को बचा लिया है। और बाकियों की तलाश जारी है। एक अधिकारी ने बताया कि नौसेना ने बचाव कार्य के लिए मंगलवार सुबह P-81 को तैनात किया था। यह खोज एवं बचाव कार्यों के लिए नौसेना का एक बहु मिशन समुद्री गश्ती विमान है। अधिकारी ने बताया कि खोज एवं बचाव कार्य सारी रात चला और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए मंगलवार सुबह 6 बजे तक P-305 से 146 लोगों को बचा लिया गया। वहीं अब तटीय सहायता पोत OSV ग्रेट विश अहिल्या ने 17 लोगों की जान बचाई और OSV ओशन एनर्जी ने 18 लोगों की जान बचाई है।